जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया को हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। और आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, स्वदेशी आंदोलन यानी जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आज हम यहाँ से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने कहाँ तक, बंगाल विभाजन तक की चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। तो जो दोस्त पुराने होंगे, जो लगातार क्रम से वीडियो देखते आ रहे होंगे, तो वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें एक सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एक क्रम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और जो लोग अभी नया जुड़े हैं, नया चैनल से जुड़े हैं, वो लोग पहले पुराने वीडियो को देखें, क्योंकि आप तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप जब सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़े होंगे तभी आप इंटरलिंक कर पाएंगे कि हाँ कैसे हुआ। अभी आप स्वदेशी आंदोलन को डायरेक्ट देख लेंगे तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आप एक क्रम से देखने की कोशिश करें। और ये वीडियो आप जानते हैं दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, जिसकी वैकेंसी अभी यूपी में बड़ी मात्रा में आने वाली है। तो हर एक एग्जाम के लिए ये इतिहास का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इतिहास से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतिहास में दोनों तरह के डाटा दिए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी होता है और फैक्चुअल भी डाटा दिया गया होता है। तो आप अच्छे से जब चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे हमको चीज़ों को करना है। तो देखिए दोस्तों, आप जितने भी लोग हों सब बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ें, और ये हर एक एग्जाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना स्वदेशी आंदोलन। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें, और साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते रहें ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, यानी जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या हुआ था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों जानते हैं घोषणा कब हुई थी, 1905 में 7 अगस्त को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों, आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। और डेट भी आप याद रखिएगा, 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसका ऐतिहासिक बैठक कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कलकत्ता का जो टाउन हॉल है वहां पर इसका ऐतिहासिक बैठक हुआ, और वहीं पर ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। यानी अगर पूछा जाए जो स्वदेशी आंदोलन के लिए जो ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जो इसकी घोषणा हुई थी, या घोषणा कहाँ पर बैठ के की गई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी, और वहीं पर बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आप ये फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, एक व्यक्ति है दोस्तों, कृष्ण कुमार मित्र, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया था सर्वप्रथम। यानी जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत क्या हुआ, अगर पूछा जाए आपसे कि ब्रिटिश माल के यानी अंग्रेजों के द्वारा जो माल बनाया जाता है, जो गुड्स है, जो सामान तैयार किया जाता था, उसके बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, तो कृष्ण कुमार मित्र ने ही सबसे पहले बहिष्कार करने का सुझाव दिया था कि अगर हम उनके बनाए गए प्रोडक्ट का अगर हम बहिष्कार करेंगे और अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही स्वदेशी, मतलब आप देख रहे हैं ना, आंदोलन का नाम ही है स्वदेशी आंदोलन। तो आप कृष्ण कुमार मित्र के बारे में दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसको अलग अलग क्षेत्रों में किन किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, आप उसको भी देख लीजिए। तो आप जानते हैं, एक लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर दोस्तों किया था, पूरे देश में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, विशेषकर बंबई और पुणे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूरे देश में किसने किया था, तो लोकमान्य तिलक ने किया था। विशेषकर किन रीजन में किया था, जहां पर ये रहते थे, बंबई और पुणे में। अब देखते हैं हम दोस्तों, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में कौन थे, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो सैयद हैदर रजा। आप ये नाम याद रखिएगा कि दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व करने वाले कौन थे, सैयद हैदर रजा। आप ये नाम दोस्तों याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी हमारी, आप जानते हैं 3 तरह की प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपने देख ही लिया कि बम्बई में किसने किया था और कलकत्ता में तो ये शुरू ही हुआ था। तो अब देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आप ये फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा कि किन किन क्षेत्र में किन किन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि आपसे सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वदेश बांधव समिति की। तो देखिए, स्वदेश बांधव समिति के जो संस्थापक थे वह थे अश्विनी कुमार दत्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वदेश बांधव समिति थी, उस स्वदेश बांधव समिति के यानी उस कमेटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो उसके संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त थे। और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। आप याद रखिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी मात्रा में भाग लिया था। यानी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में वुमेन यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। अभी तक जितने आंदोलन हुए थे, अगर हम देखा जाए उन आंदोलनों में, ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। स्वदेशी आंदोलन की अगर पूछा जाए सबसे बड़ी विशेषता अगर देखा जाए, तो एक तरह से यही आप देखेंगे कि इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखा गया था। तो आप याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी कहाँ पर थी वुमेन का, तो स्वदेशी आंदोलन में देखा गया। और देखें दोस्तों, किसान हुआ, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो थे वो आंदोलन से अलग रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन से अलग कौन रहे, तो देखिए, एक तो किसान हुआ, और जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था वह स्वदेशी आंदोलन से दोस्तों अलग रहा। किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय था वह इस आंदोलन से अलग रहे। आप इस फैक्ट को भी दोस्तों याद रखिएगा। देखिए, वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। यानी यही जो वंदे मातरम जो गीत था दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या हुआ, शीर्षक गीत बन जाता है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और देखिए, एक ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन का जुड़ाव इस आंदोलन से देखा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो कौन से ब्रिटिश पत्रकार, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन। आप इनका याद नाम रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है H.W. नेविंसन। अगर पूछा जाए कि H.W. नेविंसन जो ब्रिटिश पत्रकार थे, किस आंदोलन से जुड़े थे, तो जुड़े थे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो इस आंदोलन के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन का अगर पूछा जाए आलोचक कौन थे दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो दोस्तों, जो स्वदेशी आंदोलन से जो फैक्ट दिया गया है कि इसकी घोषणा कब हुई, किस जगह पर किसने नेतृत्व किया, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन से लोग इसमें भागीदार रहे, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब भी एक्चुअल एग्जाम देंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देख लीजिए। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, अवनींद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो आप याद रखिएगा ISOA। तो अगर पूछा जाए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की, तो दोस्तों किया था अवनींद्रनाथ टैगोर एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अब दोस्तों पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया है, यानी जो बंगाल विभाजन आप जानते हैं कब किया गया था, आपने पिछले वीडियो में देखा है कि बंगाल विभाजन को कब किया गया था। अब इस बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द घोषित कब किया गया, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि बंगाल विभाजन को अगर पूछा जाए कि कब रद्द घोषित किया गया, तो पहले आप डेट याद रखिएगा, 1911 में किया गया था, यानी 1911 में किया गया था 12 दिसंबर को। किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज पंचम के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अब इस बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, तो सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की। तो अगर पूछा जाए जो बंगाल विभाजन किया था अंग्रेजों ने, जो बंगाल का विभाजन किया था, इसकी जो योजना बनाई गई थी यानी इसकी जो प्लानिंग की गई थी, इस प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो आप याद रखिएगा कि नाम दोस्तों एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर का। इसकी सबसे ज़्यादा योगदान रहा था बंगाल के विभाजन में। इसी ने प्लान बनाया था खतरनाक और इसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट दिया गया है दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए, पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए दोस्तों आपसे और ऐसी कोई स्टेटमेंट दे भी दिया जाता है कि पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के,
यानी ईस्टर्न सभ्यता जो हमारी थी और जो वेस्टर्न सभ्यता थी। यहाँ दिया गया पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता, यानी जो ईस्टर्न सभ्यता थी और जो वेस्टर्न सभ्यता थी, इसके मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे दोस्तों? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आप इसको भी याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो वह था बंगाल का विभाजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन। ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था दोस्तों, यही स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण बन जाता है। और हम देखते हैं दोस्तों, कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में की गई, दिल्ली दरबार में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कलकत्ता की जगह, आप जानते हैं कि पहले भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या होती थी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया दोस्तों? तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, 1911 में बनाया गया। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया दोस्तों? 1911 में, यानी 1911 में बनाया गया था। कब? दिल्ली दरबार में। तो आप ये फैक्ट दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी को दिल्ली कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि आपसे मैंने पहले ही बता रखा कि जो बुक है वो घटना चक्र की है, यानी घटना चक्र की इस नाम से आती है, जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास नाम से बुक आती है, जो चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में इस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो मार्केट से बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन करते चले चीज़ों को, आप सेल्फ नोट्स बनाते रहे, क्योंकि आप जानते हैं जब आप नोट्स बनाएंगे यानी नोट डाउन जब चीज़ों को करेंगे तो आपके रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि आप अभी जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ फैक्ट पता हो, पहले से ही पता हो, और आपको उसको नोट्स करने की जरूरत। देखिए दोस्तों, नोट्स बनाने का सबसे तरीका ही यही ऐसा होता है, जो आपको पता है उसका नोट्स नहीं बनाया जाता, जो नहीं पता है, जिसमें आपको बड़ी मात्रा में कन्फ्यूजन होती है, उसी का ही नोट्स बनाया जाता है। तो हो सकता है आपको कुछ फैक्ट पहले से पता हो, तो जो आपको पता हो वो आप छोड़ देंगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और आप जानते हैं कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आपका पढ़ा अगर अंतिम समय में आपको नहीं याद आया तो कोई मायने नहीं रखता। जिन लोगों ने दोस्तों महाभारत देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कर्ण के गुरु जो थे परशुराम जी, उन्होंने उनको क्या दिया था? श्राप दिया था कि तुम जब तुम्हारा महत्वपूर्ण युद्ध होगा तो तुम अपने बाण या मंत्र जो से शस्त्र चलाना सब कुछ भूल जाओगे और तुम्हें विजय नहीं मिलेगा। तो यही होता दोस्तों, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो अगर अंत में आप नहीं जीते, अगर आप फाइनल एग्जाम में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि दुनिया संघर्ष नहीं देखती, दुनिया आपका सिलेक्शन देखती है कि आप कहाँ पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों आप इस बात को बहुत याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन की। कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उससे संबंधित कुछ यहाँ फैक्ट देखिए दोस्तों दिया गया है, देख लेते हैं कि इससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, बनारस अधिवेशन कांग्रेस का कब होता है? 1905 में होता है, 1905 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें सेल्फ रूल प्रस्ताव पर चर्चा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है 1905 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इस अधिवेशन में किस बात पर चर्चा की गई थी? जो सेल्फ रूल प्रस्ताव आया था उस पर इस पर चर्चा की गई थी, उस पर डिस्कशन हुआ था। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कब होता है? 1906 में होता है, यानी 1906 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें 4 तरह के प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया था: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों कब होता है, तो वह होता है 1906 में, यानी 1906 में होता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और इस कलकत्ता अधिवेशन में कुल 4 तरह के प्रस्ताव पारित किए गए थे, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 प्रस्ताव कौन थे। तो देखिए, एक तो था स्वराज, एक था हमारा स्वराज से संबंधित प्रस्ताव, दूसरा था हमारा स्वदेशी, तीसरा हमारा था बहिष्कार, और चौथा हमारा था राष्ट्रीय शिक्षा। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन से संबंधित जो प्रस्ताव था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पारित
कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो सूरत अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कब होता है? 1907 में होता है। यानी आईएनसी का जो सूरत अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1907 में होता है, 1907 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ दोस्तों, उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन होता जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907 में। आप जानते हैं कि सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष जी थे। इसमें क्या हुआ? उदारवादियों और अतिवादियों का मतलब उग्रवादियों, यानी नरम दल यानी गरम दल। आप इसको ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, या तो नरम दल दे दे, एक तरफ दे देगा गरम दल। तो नरम दल का मतलब हो गया दोस्तों उदारवादियों, और गरम दल का मतलब हो जाता है दोस्तों अतिवादियों यानी उग्रवादियों। में क्या हुआ था? अध्यक्ष के पद को लेकर कि अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए डिबेट हो जाता है। इसी के लेकर क्या हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन, दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 का, उसी में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ फैक्ट दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या फैक्ट दिया गया और क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो देखिए इनको बोला जाता है भारत का वयोवृद्ध नेता, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आप दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर दोस्तों पूछा जाए किसको बोला जाता है, तो यह बोला जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध नेता। और देखिए इनके बारे में दोस्तों क्या फैक्ट है कि उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। और किस दल से चुने गए थे? उदारवादी दल से चुने गए थे। तो कहां से चुने गए थे? फिन्सबरी से। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया कि ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यह भी पूछा जाता है किस पार्टी की ओर से चुने गए थे, तो उदारवादी दल की ओर से चुने गए। तो कहां से? फिन्सबरी से। तो आप दोस्तों ये फैक्ट है, याद रखिएगा। यह कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहते हैं दोस्तों, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब का कितनी बार रहे, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे 3 बार यह कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार 1886 में यानी 1886 में, एक बार 1893 में यानी 1893 में, एक बार 1906 में यानी 1906 में। 3 बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों, गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार की शुरुआत किसने किया था, तो यह भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दोस्तों आप ये फैक्ट याद रखिएगा, एक गुजराती पत्रिका थी जिसका नाम था राष्ट्रगोपतार। आप देख रहे हैं राष्ट्रगोपतार, इसका शुरुआत अगर पूछा जाए दोस्तों किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए गोखले का एक कथन मिलता है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में हो। तो अगर आपसे एग्जाम या कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए दोस्तों कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टेटमेंट जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले का है। यहाँ पर देखिए गोखले नाम दिया है, गोखले नाम का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे दे दिया जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं तो आप कहें सर आपने तो केवल गोखले बताया था, गोखले नाम तो कहीं आया नहीं। तो ये दोस्तों आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार की, यानी ये जो मार्ले मिंटो सुधार जो है इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था, यानी 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों, इसी को ही बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। यानी 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसी को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो लॉर्ड मिंटो था दोस्तों वो कौन था? भारत का वायसराय था। और जो जॉन मार्ले था दोस्तों वो कौन था? भारत सचिव था। तो आप याद रखिएगा, यहाँ जो ये मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, यानी जो बाद वाला है दोस्तों वो कौन था? वायसराय था। आप इसको याद रखिएगा, जो बाद वाला था वह वायसराय था, जो मार्ले था वो दोस्तों कौन था? भारत सचिव था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन वायसराय था और कौन सचिव था। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रोविजन किया गया। तो देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार था यह
1909 का जो एक्ट था इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लाया था, यह एक संवैधानिक सुधार था, इसी को मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। इसमें देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात थी जिससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया था इसने, जो कि इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसमें किया गया था, तो 1909 का यानी 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें किया गया था। और यही इसका सबसे बड़ा दोष था कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल यानी अलग से जो निर्वाचन मंडल किसने कॉन्सेप्ट दिया था मुसलमानों के लिए, यही इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। देखिए गांधी जी का एक स्टेटमेंट मिलता है इसके बारे में कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट दोस्तों किसका है कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, तो यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। और यह किसके बारे में कहा गया, यही जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1909 में, इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार ने क्या कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों अब मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जो फैक्ट दिया गया इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम दोस्तों यहाँ बात करते हैं मुस्लिम लीग की। देखिए जो मुस्लिम लीग था उस मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें थी और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अब हम इसको देख लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो देखिए मुस्लिम लीग के अगर हम गठन के प्रस्ताव की बात करें तो दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा दिया गया था। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि ये जो मुस्लिम लीग था, इस मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो वो दिया था सलीमुल्लाह खान ने। सलीमुल्लाह खान कौन थे दोस्तों, ढाका के नवाब थे। दिसंबर 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। अब इस मुस्लिम लीग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय जो इसका बना था लखनऊ में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो अब मुस्लिम लीग के बारे में दोस्तों फैक्ट याद रखिएगा कि इस मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। और इसके गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, सलीमुल्लाह खान ने दिया था। दिसंबर 1906 में दिया था। जो ढाका के नवाब थे, मुख्यालय लखनऊ में था, प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। तो आप ये सारे फैक्ट दोस्त मुस्लिम लीग के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या उद्देश्य था, मुस्लिम लीग के गठन करने का उद्देश्य क्या इन लोगों ने रखा था, आप उसको देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, यानी इस मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये जो ब्रिटिश सरकार थी यानी जो अंग्रेजों के प्रति क्या था, मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। कि मतलब अंग्रेज क्या थे, मुसलमानों के प्रति निष्ठा की भावना रखे कि वो माने कि मतलब वो उनके साथ हैं, यही इसका उद्देश्य था। अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। दूसरा जो ये कम्युनल हो रहा था, जो घटनाएं हो रही थी अन्य संप्रदायों के प्रति, उसको बढ़ने से रोकना, कि मतलब हिंसा की गतिविधियां ना हो अन्य संप्रदायों के। मतलब इसका एक उद्देश्य ये भी था दोस्तों, तो आप ये भी याद रखिएगा कि अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की जो भावना होती थी कि मतलब उसको रोका जाए, कि मतलब हर धर्म हर संप्रदाय अपने अपने जगह पे ठीक है, अब सबका अपना अपना एक नियम है, सबका अपना अपना एक कायदा है, वो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरह की भावना को ना फैलाने दिया जाए, कि मतलब हिंसा की भावना ना बढ़े, उसको रोकने का भी एक उद्देश्य था मुस्लिम लीग का दोस्तों, ताकि सब लोग हंसी खुशी रह सकें। और क्या था दोस्तों, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। यानी ये जो मुस्लिम लीग थी, इस मुस्लिम लीग का एक उद्देश्य यह भी था दोस्तों कि मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार थे, यानी जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उनकी रक्षा करना एक उद्देश्य यह भी था कि उनके पॉलिटिकल राइट्स यानी जो उनके राजनीतिक अधिकार थे उसकी रक्षा किया जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1907 में इसका कराची में अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का एक कराची अधिवेशन कब होता है दोस्तों, अगर पूछा जाए, देखिए ये आईएनसी का अधिवेशन नहीं है, ये है मुस्लिम लीग का अधिवेशन दोस्तों। जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी तरह मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ था। तो मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, तो वह हुआ था 1907 में, यानी 1907 में इनका कराची अधिवेशन होता है। और क्या होता है दोस्तों, 1908 में यानी 1908 में इनका अमृतसर में अधिवेशन होता है, जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करता है। तो मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन कब होता है, 1908 में। इसमें क्या किया गया, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन बनता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में की थी, तो इनका जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 में दोस्तों, उसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की
मांग की थी। तो इस तरह से दोस्तों मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप जानते हैं कि हिस्ट्री में बहुत से ज़्यादा फैक्ट होते हैं और सारे फैक्ट को याद रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट होते हैं कि आप सारे को के सारों को याद नहीं कर सकते। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे रेलवे की कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की जिसकी भी कर रहे हो, आप उसका बैक ईयर पेपर जरूर देखा करिए, क्योंकि जो बैक ईयर पेपर होता है उससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर एक एग्जाम का एक सिलेबस होता है और उसका बैक ईयर पेपर भी होता है। तो सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और जो बैक ईयर पेपर है उससे हमको ये पता चल जाता है दोस्तों कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना बैक ईयर पेपर साथ में रखा करिए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। देखिए आप हर एक चीज़ को लेके एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये इस सब बच्चों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ होता कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम के नेचर के हिसाब से अपने एग्जाम का नेचर समझिए, और जो टॉपिक्स आप जब को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उस पर आप ज़्यादा जोर दीजिए, और आप मतलब बैक ईयर पेपर देखते रहिए और चीज़ों का रिवीजन भी करते रहिए, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी लगाते रहिए। मतलब आप चाहे कोई भी टेस्ट पेपर ले लें, चाहे मार्कर से ले लें या ऑनलाइन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उससे संबंधित चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन सी प्रैक्टिस सेट लगाना है, कौन सा टेस्ट पेपर लेना। तो आप साथ में साथ इसको लगाते रहिए, इससे आपकी तैयारी के बारे में आपको पता चलता रहेगा। आज आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी पर कितनी मजबूत पकड़ हुई है, आपसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से छूट जा रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है। तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो कमियां हैं उनको आप दूर करिए। देखिए प्रैक्टिस और टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपसे जो चीज़ें रह जा रही हैं आप फिर से उन पर जोर दीजिए, और जो चीज़ें आपको अच्छे से आ रही हैं उसको बस आपको देखने की ज़रूरत रह जाती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए, और आप कभी भी पढ़ाई को एक बोझ की तरह मत पढ़िए। आप बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया है कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कैसे हुआ, और जो होम रूल लीग का गठन होता है, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग रहता है और तिलक जी का जो होम रूल लीग रहता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों चलने से पहले बस आप सबसे छोटा सा निवेदन है दोस्तों, कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप जानते हैं दोस्तों कि स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल जो हमारा है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन या दोस्त आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनकी तैयारी को भी आसानी से रास्ता मिल जाए, और आप जानते हैं हमारे भी मोटिवेशन का ये काम करता है। तो दोस्तों बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।